So, hello everyone, welcome back. I'm Satvik from IIT Delhi, 9 Pointer, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग फिजिक्स और कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आज हमारा जो लेक्चर आ रहा है वो लेक्चर रहेगा वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. अब से ही शुरुआत होगी कि ई और बी फील्ड्स कैसे आए और कैसे मैक्सवेल ने कहा कि मैक्सवेल ने सारी इक्वेशन लिखी एंड देयर वाज लाइट. सो लेट्स सी. So these are some of my education details. I am currently a sophomore at IIT Delhi, that is a second year undergrad. And let's proceed. Wave equation for E and B. Let's consider a region. In the regions where there is no charge and current, अगर मैं मान लूं कोई सोर्स है चार्ज और करंट का जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस कर रहा है और स्पेस में उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स बिछा रखी है और उस स्पेस के अंदर जब हम मैक्सवेल इक्वेशन लगाते हैं जहाँ पे चार्ज और करंट नहीं है तो वहां पे जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो क्या क्या फॉर्म लेगी. तो जैसे मैं जानता हूँ कि डेल डॉट ई जो होता है वो रो एनक्लोज एप्सिलॉन नॉट होता है, बट देयर इज नो चार्ज एनक्लोज, दैट विल बी जीरो. ये इक्वेशन ऐसी रहने वाली क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज और करंट के टर्म्स नहीं है. गॉस लॉ फॉर magnetic field is same as before, and this del cross B we know that is equals to mu naught J plus this term, but यहाँ पे कोई करंट डेंसिटी नहीं होगी, कोई करंट ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट डेल क्रॉस बी को म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी लिखते हैं. नाउ टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3. ठीक है, हमने सोचा कि हम जैसे कर्ल लेते हैं एक बार इक्वेशन 3 का. तो जैसे हमने यहाँ पे कर्ल लिया तो ये कर्ल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप इसको याद कर ले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी यूजफुल. बट एक बार देखते हैं इसको. सो यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले क्या हुआ कि डेल क्रॉस, अब डेल क्रॉस ई को मैंने माइनस डेल बी बाय डेल टी लिखा, ठीक. एंड बाय प्रॉपर्टी ऑफ दिस वेक्टर नोटेशन, क्योंकि यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ डेल क्रॉस बी, इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज से. और फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने ये वाली साइड रिजोल्व करी, दैट इज डेल, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, दैट इज डेल ऑफ डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई. ठीक है, अब क्योंकि कोई रो एनक्लोज है नहीं तो दिस टर्म गोज टू जीरो, देयरफॉर आई एम लेफ्ट विद माइनस ऑफ डेल स्क्वायर ई. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई बाय डेल टी स्क्वायर प्लस प्लस. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4, जैसे मैंने ऐसे इक्वेशन 3 का यहाँ पे जैसे कर लिया था, जैसे इक्वेशन 4 का कर लेता है. तो इक्वेशन 4 का कर लिया तो उससे डेल क्रॉस बी, और जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट करा जैसे डेल क्रॉस बी, तो डेल क्रॉस बी को मैंने यहाँ पे ये चीज पुट कर दी, ये चीज पुट करी, ये निकल के आई. अब सिंस दीज आर जीरो आई कैन राइट दिस डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई बाय डेल टी स्क्वायर एज रिटन अबव. और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी मैं लिख सकता हूँ. ऑब्जर्व दीज इक्वेशंस. वेव इक्वेशन मैंने जो आपको डिराइव कराई थी वो क्या थी, ये सब मैच नहीं हो रहा है. आप ये देखिए कि ये जो है, ये डेल जो है दैट इज डेल स्क्वायर इन 3D. अब ये जो यहाँ पे जो फंक्शन था दैट वाज ओनली अ फंक्शन ऑफ z, तो ओनली फंक्शन मतलब फंक्शन सिर्फ z का था, इसलिए मतलब एक ही डायरेक्शन में हम वेव को ट्रैवल करता हम मान रहे थे कि वेव सिर्फ z के अलोंग ही ट्रैवल कर रही है, उसका ट्रैवलिंग का कोई भी कंपोनेंट x और y के अलोंग नहीं है. लेकिन अगर मैं 3D इन स्पेस के अंदर लिखूंगा तो व्हाट आई विल राइट, डेल स्क्वायर f बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर f बाय डेल y स्क्वायर प्लस डेल f स्क्वायर बाय डेल z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर डेल स्क्वायर f बाय डेल t स्क्वायर. और यहाँ पे ये देखो, ये जो टर्म है दैट इज द डेल ऑपरेटर, डेल स्क्वायर ऑपरेटर. सो वही है हमारे पास, इनके लिए वेव इक्वेशंस निकल के आ गई. सो इट वाज अ यूरेका मूवमेंट, लाइक कि हमको ई और बी फील्ड के लिए जहाँ पे कोई चार्ज डेंसिटी और करंट नहीं है वहां पे ई और बी फील्ड्स एग्जिस्ट एज वेव, और यहाँ पे वेव की वेलोसिटी क्या है, तो 1 अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट फॉर बोथ ई एंड बी फील्ड्स. Therefore, v is equal to 1 upon root mu naught epsilon naught. And from electrostatics and magnetostatics, we have calculated the magnitude of mu naught and epsilon naught. इनका magnitude हमको पता है. That is mu naught is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 units. Units आप देख लेना. और epsilon naught का जो है वो हम निकाल सकते हैं. एप्सिलॉन नॉट अभी फिलहाल मेरे को याद नहीं आ रहा, दैट्स बैड कि मेरे को एप्सिलॉन नॉट याद नहीं आ रहा, लेकिन मतलब हम k से निकाल सकते हैं, लाइक k इज इक्वल टू 10 टू the power 9 4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये इसके बराबर होता है. तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हम कंप्यूट कर सकते हैं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 36 पाई इनटू 10 टू the power minus 9 यूनिट्स. सो ये हमको मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट वैल्यू पता है, तो हम जिस
वेव से जिस स्पीड से वो वेव ट्रैवल कर रही होगी वो भी हमें पता है कि वो v जो है 1/√μ0 ε0 से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, thus we can clearly see in vacuum that then each Cartesian component of, यहाँ पे आना चाहिए that each Cartesian component of E and B satisfies the three-dimensional wave equation. Three-dimensional wave equation वही है कि del square f is equal to 1/v square del 2f by del t square. Observe with velocity the wave is traveling, velocity of light. मतलब सोचिए कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट हमको मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पता है, और जब हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं दैट कम्स एट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास पहले से ही काफी अलग एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कैलकुलेटेड था कि दैट लाइट ट्रेवल्स एट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो आप इमेजिन कर लिए, अभी हमारे लिए ये बहुत आसान सी बात है, लेकिन मैक्सवेल के लिए कितनी बड़ी बात होगी कि दे हैव एक्चुअली फॉर्मुलेटेड लाइट। उनको मतलब पता लगे कि एक्चुअली लाइट इज E and B fields. So it was an amazing discovery. That's why Maxwell is one of the finest physicists and scientists or mathematician ever occurred, and it's just incredible to see this, like mu naught and epsilon naught came from electrostatics and magnetostatics, and finally we are getting 1/√μ0 epsilon naught equals to the velocity of light. So it's just amazing. So notice the crucial role played by Maxwell, और यहाँ पे हम ये भी समझना चाहिए कि notice the crucial role played by Maxwell contribution to Ampere's law. अगर एम्पियर्स लॉ के अंदर वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी का टर्म ऐड नहीं करते तो आज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी ही नहीं होती। सो यू सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स वी सी हाउ इंपॉर्टेंट देयर कंट्रीब्यूशन इज देयर इन आवर लाइफ। विदाउट इट द वेव इक्वेशन वुड नॉट इमर्ज एंड देयर वुड नो electromagnetic theory of light. So it's very important to see that, and it's very amazing to see that. So बस मेरा मतलब आज का लेक्चर इतना ही था कि हमारे पास वेव इक्वेशन जो आई है वो हमने देखी कि किस तरह हमने कर्ल ऑफ बी निकाला है, कर्ल ऑफ ई निकाला है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये वेक्टर नोटेशंस पता हो कि कर्ल ऑफ बी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जो ग्रेडियंट है, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल स्क्वायर ई। सो सॉरी यहाँ पे बी लिखा हुआ है ई। सो दीज आर सम important properties. These are some important properties. अगर ये सब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमको एग्जाम में पता है तो इट्स विल बी वेरी इजी, कि किसी ने कह दिया भाई डिराइव फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशन कि हाउ द वेव इक्वेशन ऑफ E and B are coming, so we will see from it. एंड कभी ये मत कंफ्यूज कर जाए कि v को हम रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख दें, ऐसे कभी मत करिएगा। v इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। तो और उसके बाद फिर हम बाद में ये भी बात करेंगे कि जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडिया और उन मीडिया में जहाँ पे जब हम म्यू नॉट को म्यू से और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर and epsilon is equal to epsilon naught epsilon r, where mu r and epsilon r are the relative permeability and permittivity. तो वहां पे हम देखेंगे कि मीडियम के अंदर कैसे लाइट की स्पीड अफेक्ट होती है, तो हम वहां से रिलेट करेंगे जैसे हमने पढ़ा होगा, आपने कभी ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन के अंदर कैसे लाइट की स्पीड c/n हो जाती है। तो वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से हम देखेंगे कि वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जैसे अगर अपन देखें कि जैसे अभी जो c है, c मेरे पास 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट है, और अगर वेलोसिटी इन जनरल डाइलेक्ट्रिक मीडिया, ये सब हम बाद में डिराइव करेंगे। अगर मैं उसको म्यू नॉट म्यू आर और एप्सिलॉन आर लिखता हूँ, सो व्हाट कैन आई गेट फ्रॉम हियर? सो v in any dielectric media that will be equal to 1/μ नॉट एप्सिलॉन आर and this is c, ठीक है, ये हमारे पास c आ जाएगा। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता लगता है दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी का रूट। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो अभी तक जैसे हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ मतलब ऐसे सेंस नहीं आता था कि व्हाट एक्चुअली इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ यू कैन गेट द सेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि भाई वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाती है किसी मीडियम के अंदर, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी और परमिटिविटी के अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि कितने इट वाज वेरी अमेजिंग कि कैसे स्पीड ऑफ लाइट यहाँ से मेजर होती है। और बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि कैसे स्पीड ऑफ लाइट वाज डिटरमाइंड। लाइक देयर वाज अ एक्सपेरिमेंट ऑफ कैपेसिटर भी एक है, जैसे मैंने कहीं देखा था, तो वहाँ पे बताया था कि कैसे स्पीड ऑफ लाइट हमने उस एक्सपेरिमेंट से देखा। सो मेनी इंटरेस्टिंग वीडियोस यू कैन फाइंड, और दीज आर सम थिंग्स व्हिच बिल्ड्स इंटरेस्ट इन फिजिक्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस पे अटेंशन पे करें, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। सो टू नो मोर अबाउट अस द 9 पॉइंटर कम्युनिटी,
प्लीज स्कैन दिस QR कोड एंड प्लीज फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। यूट्यूब पे भी आप बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको सारी चीजें क्लियर थी या नहीं थी। और अगर मेरे से कुछ मैथमेटिकल मिस्टेक्स हो जाती है तो प्लीज उसको आप इग्नोर कर दीजिए, मतलब देख लीजिएगा, और आपको खुद बेसिक लेवल पे भी आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड करते समय काफी टाइम ऐसा हो जाता है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thank you. You are staying with me for this long. Please keep watching the series. It's gonna be very interesting. Thanks a lot.